हेलो फ्रेंड्स, कैसी हैं आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हमारा जनरल साइंस के लिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जनरल साइंस के लिए एक टॉपिक चल रहा था साउंड, ध्वनि। ध्वनि में जिसमें हमने लगभग ध्वनि क्या होती है, ध्वनि कैसे संचरण होती है, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का परावर्तन, अनुरणन, प्रतिध्वनि, तरंग दैर्ध्य, आयाम जैसे सब जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में पढ़ लिया था। आज इसका अगला टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं ध्वनि का, जिसमें है श्रव्यता का परिसर, इस यानी इसकी रेंज क्या होती है और किस रेंज की ध्वनि कौन सुन सकता है और उस ध्वनि को हम क्या कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि जो ध्वनि होती है उसमें जो पराध्वनि होती है उसके क्या अनुप्रयोग होते हैं, सोनार क्या होता है, हमारे कानों तक ध्वनि कैसे पहुंचती है और जो ध्वनि हमारे कानों से सुनते हैं उसकी प्रोसेस क्या होती है। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, श्रव्यता का परिसर। श्रव्यता का परिसर रेंज के आधार पर ध्वनि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की ध्वनि होती है। ठीक है, कितने प्रकार की ध्वनि होती है? 3 प्रकार की ध्वनि होती है। कौन कौन सी होती है? श्रव्य ध्वनि, अपश्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि होती है। तो 3 प्रकार की ध्वनि होती है, श्रव्य ध्वनि होती है, पर अपश्रव्य ध्वनि होती है, पराश्रव्य ध्वनि होती है। ऐसी ध्वनि जिसे हम सुन सकते हैं, मनुष्य सुन सकते हैं, वो ध्वनि होती है श्रव्य ध्वनि कहलाती है। और श्रव्य ध्वनि से कम ध्वनि ऐसी ध्वनि जिसको हमने अपने कानों से नहीं सुन सकते हैं, लेकिन कुछ जो है जैसे जानवर है, कुछ जंतु सुन सकते हैं, वो होती है अपश्रव्य ध्वनि होती है। और तीसरी ध्वनि होती है पराश्रव्य ध्वनि, जो हमारे लिए वो ध्वनि शोर का काम करती है, वो पराश्रव्य ध्वनि होती है। इसका देखते हैं इसकी रेंज क्या होती है। जैसे देखिए 20 हर्ट्ज से लगभग 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि होती है वो श्रव्य ध्वनि कहलाती है, यानी जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 से 20,000 तक होती है वो श्रव्य ध्वनि कहलाती है। को हम 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि है वो अपश्रव्य ध्वनि होती है और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनि होती है वो पराश्रव्य ध्वनि होती है। तो आपको तीनों ध्यान रखना है, ये पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी है कि जो ध्वनि का रेंज है वो क्या होता है। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि श्रव्य ध्वनि, उससे कम की ध्वनि अपश्रव्य ध्वनि और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि होती है वो पराश्रव्य ध्वनि होती है। सबसे पहले हम एक एक ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं श्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि है यानी मानवों में ध्वनि की श्रव्यता आवृत्तियों का जो औसत परास है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज तक होता है। यानी इतनी आवृत्ति की ध्वनि मानव सुन सकता है। पूछ सकते हैं आपकी जो मानव में ध्वनियों की औसत परास क्या होता है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि मानव सुन सकता है। या बोल सकते हैं कि हमारे कान कम से कम 20 कंपन प्रति सेकंड की आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन सकते हैं और अधिकतम 20,000 कंपन प्रति सेकंड की ध्वनि को सुन सकते हैं। यानी हमारे जो कान होते हैं वो इतने कंपन्स को एक साथ में सुन सकते हैं। तो कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या जिसे हम 20 किलो हर्ट्ज भी बोलते हैं कि आवृत्ति वाली जो ध्वनि है जिसको मनुष्य सुन सकते हैं उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। या फिर पूछ सकते हैं कि मनुष्य कौन सी ध्वनि सुन सकते हैं, श्रव्य ध्वनि, इसकी रेंज क्या है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि होती है। यानी जो ध्वनि मनुष्य सुन सकते हैं उसे श्रव्य ध्वनि कहती हैं। ये हो गई श्रव्य ध्वनि के बारे में। अगली ध्वनि आती है हमारी अपश्रव्य ध्वनि। श्रव्यता के परास से कम आवृत्तियों की जो ध्वनि होती है उसे अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। कौन सी ध्वनि कहते हैं? उसको अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। यानी 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की जो ध्वनि होती है वो अपश्रव्य ध्वनि कहलाती है। यानी 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को हम अपश्रव्य ध्वनि या इंग्लिश में इंफ्रासोनिक ध्वनि भी कहते हैं। तो ध्यान रखना। अब इसकी एग्जाम्पल है कि कौन ऐसी ध्वनि को सुन सकता है। तो जो राइनोसिरस जिसे हम गैंडा कहते हैं 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की अविश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है, उससे उपयोग करके संपर्क स्थापित कर सकता है। इसके अलावा जो व्हेल है, हाथी है, वो भी अपश्रव्य की ध्वनियां उत्पन्न करते हैं या सुन सकते हैं। इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि जो भूकंप होती हैं उसकी जो मुख्य प्रगाती तरंगे हैं उससे पहले निम्न आवृत्ति की अविश्रव्य ध्वनि उत्पन्न होती है जो संभवतः जंतुओं को सावधान कर देती है। हम देखते हैं कि भूकंप आने से पहले जंतुओं को पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। वो इसलिए ये पता चलता है क्योंकि वो जो भूकंप की प्रघाती तरंगों से पहले की जो निम्न आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न होती है वो अवश्रव्य ध्वनि होती है, 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि होती है और जिसे जंतु सुन सकते हैं, जिसलिए जंतु उसमें सावधान हो जाते हैं। तो अपश्रव्य ध्वनि के लिए आपसे पूछ सकते हैं कि भूकंप की जो तरंगे हैं वो कौन सी ध्वनि उत्पन्न
करती हैं। तो आपको ध्यान रखना है अपश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करती हैं। इसके बाद अगला आता है पराश्रव्य ध्वनि। श्रव्यता के परास से अधिक आवृत्ति की जो ध्वनि होती है उसे पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि भी इसको कहते हैं, या अल्ट्रासोनिक ध्वनि इसको कहते हैं। यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की जो ध्वनि होती है वो पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक ध्वनि कहलाती है। यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को हम अल्ट्रासोनिक ध्वनि कहते हैं। पराध्वनियाँ उच्च आवृत्ति की तरंगे होती हैं। ये इसकी थोड़े कैरेक्टर्स देख लेते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी वाली ध्वनि है और पराध्वनियाँ अवरोधों की अवस्थिति में एक निश्चित पथ पर गमन कर सकती हैं। यानी आगे अगर कोई बैरियर हो तो भी उसको पार करके वो जा सकती हैं। तो ये निश्चित पथ पर गमन कर सकती है। आपको इनकी तीनों की रेंज आपको अच्छे से याद रखनी है। इसका एग्जाम्पल है कि जो डॉल्फिन है, चमगादड़ है, पोर्पोइज जैसे जंतु है वो पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। यानी इतनी तेज चिल्लाते हैं कि ये अल्ट्रासोनिक जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं। डॉल्फिन 1,00,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को तथा चमगादड़ 1.5 लाख हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं। यानी डॉल्फिन है, चमगादड़ है, चमगादड़ का तो आपने पहले भी सुना होगा कि ये पराश्रव्य ध्वनि सुन सकते हैं। तो ध्यान रखना, डॉल्फिन 1,00,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि और जो चमगादड़ है वो 1.5 लाख हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं। इसके अलावा 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे और कुछ जंतु जैसे कुत्ते भी 25 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं। 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं। यानी 20 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि को मनुष्य सुन सकते हैं। लेकिन जो छोटी बच्चों के अंदर आप थोड़ा सा भी कोई सामान गिराते हो तो अचानक से उनकी नींद खुल जाती है, वो जल मनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं। और कुत्ते डॉग्स है लगभग 60,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं। यानी 25,000 हर्ट्ज से 60,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं। तो ये तीनों ध्वनि के बारे में हमने देख लिया, इनके एग्जाम्पल भी देख लिए। अभी जो है पराश्रव्य ध्वनि होती है उसके कुछ उपयोग भी होते हैं। यानी अनुप्रयोग हैं जिसे अल्ट्रासोनिक ध्वनि कहते हैं, कई चीज़ों में काम में आती है। तो इसके उपयोग क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। उद्योगों और चिकित्सा के क्षेत्र में पराध्वनियों का विस्तृत रूप से उपयोग किया जाता है। यानी उद्योगों में, चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग रोगों के निदान के लिए प्रयुक्त अल्ट्रासोनोग्राफी करने में किया जाता है। ध्यान, अल्ट्रासोनोग्राफी में पराश्रव्य ध्वनियों का उपयोग किया जाता है, जिसे हम सोनोग्राफी भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपके सोनोग्राफी में कौन सी ध्वनि का उपयोग किया जाता है, पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किस में किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग अल्ट्रासोनिक सोनोग्राफी में या सोनोग्राफी के अंदर किया जाता है। इसके अलावा और भी इसके उपयोग हैं, जैसे पराध्वनि है उन भागों को साफ करने में उपयोग की जाती है जिन तक पहुंचना कठिन होता है। जैसे सर्पिलाकार नली है, उसमें पराध्वनि के द्वारा उसे साफ किया जा सकता है। विषम आकार के पुर्जे हैं जिनमें कोई अच्छे से हम साफ नहीं कर पाते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक जो अवयव होते हैं उन सबको कैसे साफ किया जाता है, पराध्वनि के द्वारा साफ किया जाता है। अब वो कैसे इसकी प्रोसेस होती है, कैसे साफ करते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। जिन वस्तुओं को साफ करना होता है उन्हें साफ करने वाले मार्जन विलयन में रखते हैं। यानी साफ करने वाले विलयन में रखते हैं। इस विलयन में पराध्वनि तरंगे भेजी जाती हैं और उच्च आवृत्ति के कारण धूल, चिकनाई तथा गंदगी के कारण अलग होकर नीचे गिर जाते हैं और वस्तु पूर्णतः साफ हो जाती है। आपको ये प्रोसेस भी मैंने बता दी जो कि एनसीईआरटी में दे रखी है कि आप इस तरह से पराध्वनि तरंगों के द्वारा किसी भी वस्तु को साफ कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी जो डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके लिए आपसे कुछ भी स्टेटमेंट के रूप में पूछ सकते हैं। तो पराध्वनि के द्वारा हम वस्तुओं को भी साफ कर सकते हैं। अगला है पराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉक्स या पिंडों में दरारों तथा अन्य दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है। धातु के ब्लॉक, जैसे आप भवन बनाते हैं, अब जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, पुल बनते हैं, उनमें अगर कोई गैप रह गया तो हमें कैसे पता चलेगा, जिससे क्या उनके गिरने की संभावना हो जाती है। तो उस चीज़ों का पता लगाने के लिए भी अल्ट्रासोनिक ध्वनि का या पराध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो कैसे करते हैं, धातु के ब्लॉकों में विद्यमान दरार या छिद्र जो बाहर से तो हमें दिखाई नहीं देते हैं, भवन या पुल की संरचना की मजबूती को कम कर देते हैं। उसके लिए इनको चेक करने के लिए पराध्वनि तरंगों का यूज़ किया जाता है। तो कैसे यूज़ करते हैं, इसकी प्रोसेस क्या है। पराध्वनि तरंगें धातु के ब्लॉक से गुजारी जाती हैं और प्रेषित तरंगों का पता लगाने के लिए संसूचकों का उपयोग किया जाता है। संसूचक मतलब यंत्रों का उपयोग किया जाता है। किसका? यंत्रों का
उपयोग किया जाता है, और यदि थोड़ा सा भी दोष होता है तो पराध्वनि तरंगें परावर्तित हो जाती हैं, और इससे हमें पता चल जाता है कि इस जगह पर ब्लॉक या छिद्र, यानी बड़े बड़े समुद्रों में या बड़े बड़े जो पुल्स बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, उनमें इस तरह से पता लगाया जाता है कि कोई छिद्र या हॉल तो अंदर नहीं रह गया है। तो पराध्वनि का उपयोग धातु ब्लॉक के पिंडों में, दरारों में पता लगाने के लिए भी किया जाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, आपको याद करना, पूछ सकते हैं, आपको 4 स्टेटमेंट दे देंगे, उससे आपसे पूछ लेंगे कि पराध्वनि का कौन सा उपयोग है, कौन सा नहीं है। इसके अलावा जो पराध्वनि तरंगे हैं उनके हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को, जिसको इकोकार्डियोग्राफी या ईसीजी कहते हैं, पराध्वनि अल्ट्रासोनिक तरंगों के द्वारा ही हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कर हृदय की चित्र या प्रतिबिंब लिया जाता है। यानी अल्ट्रासोनोग्राफी के इकोकार्डियोग्राफी ईसीजी की जाती है पराध्वनि तरंगों के द्वारा। तो इसमें क्या करते हैं कि पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के जो आंतरिक अंग हैं उनके भी प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं। इसके अलावा जो अल्ट्रासोनिक सोनोग्राफी की जाती है ना, जिससे हमें आंतरिक अंगों की जो पराध्वनि, हमें पता चलता है कि हमारे अंदर की क्या कमी है, क्या नहीं है, कॉपी प्राप्त होती है, जो कंप्यूटर पर देखते हैं हम, तो वो किससे होती है? पराध्वनि तरंगों के द्वारा प्राप्त की जाती है। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो पराध्वनि संसूचक यंत्र होते हैं उसका हम उपयोग किया जाता है। इसमें रोगी के अंगों जैसे यकृत, पित्ताशय, गर्भाशय, गुर्दे यानी किडनी है, यूट्रियस है, लीवर है आदि का प्रतिबिंब हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको इतना याद होना चाहिए कि पराध्वनि तरंगों के द्वारा हम हृदय का ईसीजी के लिए प्रतिबिंब में यूज किया जाता है, हृदय का प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। दूसरा, मानव शरीर के जो आंतरिक अंग है उनका भी प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। यह जो संसूचक होता है शरीर की असमानताएं, जैसे पित्ताशय, गुर्दे में पथरी है या फिर विभिन्न अंगों में अगर कोई ट्यूमर है तो उसको पता लगाने में सहायता करती है। यानी जो पराध्वनि के लिए एक पराध्वनि जो यंत्र बनाया जाता है, इस यंत्र के द्वारा जिससे पराध्वनि निकलती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं, उनके द्वारा हमारे आंतरिक अंगों में जो दोष है उनका पता लगाया जाता है। तो ये हो गए पराध्वनि के उपयोग। इस तकनीक में पराध्वनि तरंगे शरीर के ऊतकों में गमन करती हैं तथा उस स्थान से परावर्तित होती हैं जहां ऊतक के घनत्व में परिवर्तन होता है। वो जो हमारे टिश्यूज होते हैं वो सारी सेल्स इसके अंदर जुड़ी होती हैं, लेकिन जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, यानी कोई टिश्यू के अंदर ट्यूमर है, पथरी है, तो जब पराध्वनि तरंगे इसमें से निकलती हैं तो उसी जगह से परावर्तित हो जाती हैं जहाँ उनमें कहीं कमी होती है। तो इसके पश्चात इन तरंगों को विद्युत संकेतों में परावर्तित किया जाता है, जिससे कि उस अंग का प्रतिबिंब हमारे कंप्यूटर पर बन जाता है। इन प्रतिबिंबों को मॉनिटर पर प्रदर्शित किया जाता है, जो कि एक फिल्म के रूप में दिखाई देता है, और इसको ही हम अल्ट्रासोनोग्राफी भी कहते हैं। यानी जो अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है, जैसे सिटी स्कैन है, MRI, ये सब होती है, MRI होती है, ये सब अल्ट्रासोनोग्राफी में ही आती है। तो इस तरह से इस प्रोसेस के द्वारा हमारे आंतरिक अंगों में जो प्रॉब्लम्स है उसका पता लगा लिया जाता है। इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग गर्भकाल में भ्रूण की जांच तथा उसके जन्मजात दोषों और उसकी वृद्धि की अनियमितताओं को पता लगाने में भी किया जाता है। यानी जो अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है उसके द्वारा हम गर्भकाल में भ्रूण की जांच, उसके जन्मजात दोषों और उसकी वृद्धि की अनियमितताओं का पता लगाया जाता है। पराध्वनि का और भी उपयोग है, गुर्दे की जो छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी किया जाता है। यानी कई बार होता है कि जैसे अंदर ही अगर छोटी पथरी है उसे बाहर नहीं निकाला जाता, उसे अंदर ही तोड़ के धीरे धीरे बाहर निकाला जाता है, तो वो पराध्वनि के उपयोग के द्वारा किया जाता है। ये कण बाद में मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो पराध्वनि का उपयोग गुर्दे की पथरी के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा जो पराध्वनि का उपयोग है वो सोनार नामक यंत्र द्वारा समुद्र की गहराई नापने तथा पनडुब्बी की स्थिति व चाल ज्ञात करने में किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट उपयोग है, इसका यूज़ है वो इम्पोर्टेंट है कि सोनार नामक जो यंत्र है उसमें से ज़्यादा जो समुद्र की गहराई नापी जाती है और पनडुब्बी कौन सी स्थिति में और उसकी चाल ज्ञात करने में किया जाता है। तो सोनार क्या होता है, अब ये देख लेते हैं इसमें सोनार क्या होता है। सोनार शब्द है जैसे SONAR, जिसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं। फुल फॉर्म है इसकी साउंड, SO से मतलब साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग से बना है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग होती है सोनार शब्द की फुल फॉर्म। ये आपको याद होनी चाहिए। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। सोनार क्या है? एक ऐसी युक्ति होती है जिससे जल में स्थित जो पिंड होते हैं उनकी
दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। और कैसे काम करता है? सोनार में एक प्रेषित यंत्र तथा एक संसूचक होता है और इसे किसी नाव या जहाज में लगा दिया जाता है। मतलब जैसे कोई ये जो नाव है, ठीक है, इस नाव के अंदर इस सोनार को, यंत्र को ऐड कर दिया जाता है और यह जो यंत्र होता है, इस यंत्र के द्वारा जो इसमें लगा दिया जाता है, इस यंत्र के द्वारा पता लगाया जाता है कि किस तरह से समुद्र की गहराई कितनी है और पनडुब्बी जो चल रही है समुद्र में वो किस रेंज से चल रही है। ठीक है, तो इसके लिए किया जाता है कि प्रेषित पराध्वनि तरंगे उत्पन्न तथा प्रेषित करता है और ये तरंगे जल में चलती है तथा समुद्र तल में पिंड से टकराने के पश्चात परावर्तित होकर संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती है और इस तरह से एक सोनार है वो काम कर रहा है। के बाद जो संसूचक है वो पराध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदलता है, जिनकी उचित रूप से व्याख्या कर ली जाती है। जल में ध्वनि की चाल तथा पराध्वनि के प्रेषण तथा अभिग्रहण के समय अंतराल को ज्ञात करके उस पिंड की दूरी की गणना की जाती है जिससे ध्वनि तरंगे परावर्तित हुई है। यानी इस मेथड पर यह काम करता है कि जल में जो ध्वनि की चाल है तथा पराध्वनि के प्रेषण तथा अभिग्रहण के समय जो अंतराल है उसके पिंड की दूरी की गणना की जाती है जिससे ध्वनि तरंगे परावर्तित हुई है। जैसे एक देख सकते हैं कि माना पराध्वनि के संकेत के प्रेषण तथा अभिग्रहण का समय अंतराल कितना है, टी है। यानी जो पराध्वनि तरंगे गई हैं और फिर जो उस पिंड ने ग्रहण की हैं उसके बीच में जो समय अंतराल वो टी है और समुद्री जल में जो ध्वनि की चाल है वो बी है। अगर मान लेते हैं कि समुद्री जल में ध्वनि की चाल बी है तो सतह से पिंड की दूरी 2d होगी। कितनी होगी? 2d होगी। यानी जाने में जो लगने वाला समय और ध्वनि की जो चाल है उसमें उससे समुद्र से लेके उसके नीचे तक जो पिंड गया उसके बीच की दूरी क्या होगी? 2d होगी। तो इसको कैसे व्यक्त कर सकते हैं? 2d बराबर b इंटू टी से व्यक्त कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ लें आपसे। तो 2d बराबर b इंटू टी से उसे व्यक्त किया जाएगा। तो इस विधि को हम प्रतिध्वनिक परास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिध्वनिक परास भी कहते हैं। सोनार तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने तथा जल के अंदर स्थित चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल, डूबे हुए जहाज आदि का पता लगाने के लिए किया जाता है। यानी सोनार तकनीक के द्वारा हम इन सारी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। यानी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से और ये तकनीक काम करती है। इसमें एक एग्जाम्पल भी दे रखा है जिससे हम समझ सकते हैं कि 2d बराबर b इंटू टी से हम कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। हो सकता है आपसे क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। तो एक जहाज जो पराध्वनि सर्जित करता है वो समुद्र तल से परावर्तित होकर 3.42 सेकंड के पश्चात संसूचित की जाती है। यदि समुद्र जल में पराध्वनि की चाल 1531 मीटर सेकंड हो तो समुद्र तल से जहाज की कितनी दूरी होगी? क्या पूछा है हमसे? दूरी, यानी डी हमसे पूछा है। और समुद्र जल से परावर्तित होकर जाने वाला जो समय है वो टी बराबर कितना है? 3.42 सेकंड है। ठीक है, और पराध्वनि जल में जो पराध्वनि की चाल है यानी बी है वो क्या है हमारे पास? 1531 मीटर पर सेकंड है। तो आपको तीनों चीज पता हो गई। क्या है याद क्या करना है हमें? पराध्वनि द्वारा चली गई दूरी जो क्या होती है? 2d से व्यक्त की जाती है। तो पराध्वनि द्वारा चली गई दूरी कितनी हो गई? 2d हो गई। समुद्र जल में पराध्वनि की चाल b बराबर 1531 मीटर पर सेकंड हो गया। प्रेषण और संसूचन के बीच में लगा समय t बराबर 3.42 सेकंड हो गया। जैसे समुद्र की गहराई हो जाएगी क्योंकि टोटल चाल पराध्वनि की चाल 2d मानते हैं जाने में और आने में लगने वाला समय, तो समुद्र तक की जो गहराई है वो क्या हो जाएगी? d हो जाएगी। तो 2d बराबर ध्वनि की चाल इंटू समय जिसे b इंटू टी से हम व्यक्त करते हैं। तो 1531 मीटर पर सेकंड इंटू 3.42 सेकंड, टोटल कितना आ गया? 5236 मीटर जो है वो टोटल हमारी गहराई आ गई है। टोटल हमारी जो दूरी है वो आ जाती है, पराध्वनि की दूरी आ जाती है। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है? समुद्र की गहराई ज्ञात करनी है। तो समुद्र की गहराई क्या हो गई? 2d की आधी हो गई, एक साइड की हो गई दूरी। तो d बराबर 5236/2 हम करेंगे तो हमें समुद्र की तल की गहराई 2618 मीटर हमें प्राप्त हो जाएगी। अतः जहाज से समुद्र तल की दूरी 2600 मीटर या 2.62 किलोमीटर है। क्योंकि 1000 का भाग देंगे तो लगभग इतना आंसर आ जाएगा, 2.618 आएगा, जिसे हम 2.62 किलोमीटर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि 2d क्या होती है गहराई। एक बार फिर से बता देती हूँ मैं आपको कि जो गहराई होती है
वो टोटल पराध्वनि द्वारा चली गई दूरी कितनी होती है? पराध्वनि द्वारा चली गई दूरी 2D होती है। अगर समुद्र की गहराई ज्ञात करनी है हमें, तो उसकी आधी गहराई, क्योंकि एक साइड की ही गहराई इसमें हमें ज्ञात करनी है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि हमसे क्या पूछ रहे हैं। आपको फॉर्मूला पता है, 2D बराबर B इंटू टी होता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जैसे चमगादड़ गहन अंधकार में अपने भोजन को खोजने के लिए उड़ते समय पराध्वनि तरंगें उत्सर्जित करता है और परावर्तन के पश्चात इनका संसूचन करता है। तो चमगादड़ के द्वारा कौन सी ध्वनि उत्पन्न की जाती है? अल्ट्रासोनिक वेव या पराध्वनि तरंगें उत्सर्जित की जाती हैं। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न उच्च तारत्व के पराध्वनि स्पंद अवरोधों या कीटों से परावर्तित होकर चमगादड़ के कानों तक पहुंचती है। यानी चमगादड़ जो पराध्वनि उत्पन्न करता है वो सामने वाले अवरोध से या जो कीट होते हैं उनसे टकराती है। उनसे टकराने के बाद इस तरह से जब वापस से परावर्तित होती है तो चमगादड़ को पता लग जाता है कि कीट कौन सी जगह पे है। इन परावर्तित स्पंदों को प्रकृति से चमगादड़ को पता चलता है कि अवरोध या कीट कहाँ पर है, और इस तरह से वो पता लगा लेता है कि आगे कोई अवरोध है तो वो टकराने से बच जाता है, और अगर कीट है तो उसको यूज कर लेता है। इसी प्रकार पोर्पोइज मछलियां हैं जो अंधेरे में संचालन में भोजन की खोज में भी पराध्वनि का उपयोग करती हैं। यानी चमगादड़ और पोर्पोइज मछलियां हैं वो जो पराध्वनि का उपयोग किस में करते हैं? भोजन की तलाश में करते हैं और आगे गमन के लिए करते हैं। तो ये हमने देख लिया कि पराध्वनि के क्या क्या उपयोग हैं। इसके अलावा हमने सोनार तकनीक के बारे में पढ़ा कि जो सोनार तकनीक होती है उस सोनार तकनीक के द्वारा किस तरह से समुद्र की गहराई ज्ञात की जाती है, उसकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपने देख लेंगे। इसके अलावा एक टॉपिक और है इसमें, मानव कर्ण की स्ट्रक्चर। मतलब जो ध्वनि जो हम कानों से सुनते हैं, तो जो मानव का कर्ण होता है, कान होता है, कानों से सुनते हैं, यश से सुनते हैं, तो उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है। तो हम एक अति संवेदी युक्ति जिसे कान कहते हैं की सहायता से इसे सुन पाते हैं। यह श्रवणीय आवृत्तियों द्वारा वायु में होने वाले दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदलता है, जो श्रवण तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। मतलब ये एक तरह से प्रोसेस होती है कि किस तरह से हम कानों में ध्वनि सुन पाते हैं। तो जो श्रवणीय आवृत्ति मतलब जो आवृत्ति फ्रिक्वेंसी होती है ध्वनि की, वो वायु में होने वाले दाब परिवर्तनों के कारण विद्युत संकेतों में बदल जाती है, और ये हमारे जो कानों की तंत्रिका होती है उससे पहुंचती हुई मस्तिष्क तक पहुंच जाती है और हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो इस तरह से हम ध्वनि को सुन सकते हैं। तो जैसे हमारा ये कान है, इस कान के जो पूरा कान है, ये बाहर से हमारा जो कान दिखाई देता है कर्णपिंडा होता है। इसके अंदर जो आंतरिक कर्ण, मध्य कर्ण होता है, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंत्य कर्ण, 3 कर्ण में ये बटा हुआ होता है। जो मध्य कर्ण होते हैं उसमें 3 हड्डियां पाई जाती हैं, मुद्रक, नियाही, वलय या MIS इसको इंग्लिश में बोलते हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपिस होती हैं। इनसे हमारे जब बाहर की ध्वनि टकराती है फिर हमारे अंतः कर्ण में पहुंचती है, जिसमें कर्णावत, जिसको कॉकलिया बोलते हैं इंग्लिश में, कॉकलिया तक पहुंचती है, और वहां से ये जो हमारे मस्तिष्क को पहुंचती है और मस्तिष्क के द्वारा हमारी ध्वनि सुन ली जाती है। इस तरह से हमारा कर्ण काम करता है, हमारी ध्वनि हम सुन सकते हैं। देख लेते हैं कान की स्ट्रक्चर या ईयर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे बाहरी कर्ण होता है उसको कर्णपल्लव कहते हैं, और ये परिवेश से ध्वनि को एकत्रित करता है। यानी जो बाहर कान हमें दिखाई देता है वो कर्णपल्लव कहलाता है। फिर इसके बाद जो एकत्रित ध्वनि है वो स्वर्ण नलिका से गुजरती है। इसके अंदर जो नलिका होती है उससे गुजरती है। श्रवण नलिका के सिरे पर एक पतली झिल्ली होती है जिसे कर्णपटय झिल्ली कहते हैं। कौन सी झिल्ली कहते हैं? कर्णपटय झिल्ली कहते हैं। उससे हमारी ध्वनि टकराती है और उसके बाद ये संपीड़न कर्णपटय तक पहुंचते हैं, और झिल्ली के बाहर की ओर लगने वाला दाब इससे बढ़ जाता है और यह कर्णपटय को अंदर की ओर दबाता है। इस प्रकार विरलन के पहुंचने पर कर्णपटय बाहर की ओर गति करता है और इससे हमारे जो कर्णपटय है वो कंपन होता है। यानी जो झिल्ली होती है कर्णपटय झिल्ली, उसमें हमारा कंपन होता है। इसके बाद बाहरी कर्ण के बाद मध्य कर्ण में हमारी ध्वनि पहुंचती है, क्योंकि कंपन जैसे ही इसमें होता है वो मध्य कर्ण की जो 3 हड्डियां हुए जिसे हम MIS कहते हैं, मेलिकस जिसे मुग्धरक हिंदी में कहते हैं, इनकस, निहाई और स्टेपिस यानी बलक। हिंदी इंग्लिश में दोनों नाम बता दिए, आपसे पूछ सकते हैं। इनमें ये कंपनों को कई गुना बढ़ा देती है। यानी ये जो मध्य कर्ण की हड्डियां होती हैं ये कंपन को बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा देती है, जो कर्ण हमने कंपन सुना है उसको। इसके बाद जो मध्य कर्ण है उसकी ध्वनि तरंगों से मिलने वाले जो दाब परिवर्तन है उससे जो आंतरिक कर्ण में संचारित होते हैं। आंतरिक कर्ण में एक संरचना होती है जिसे कॉकलिया या कर्णावत कहते हैं। इसमें भी दाब परिवर्तन होता है और इन दाब परिवर्तनों को इस कॉकलिया के द्वारा विद्युत संकेतों में परिवर्तित किया जाता है। तो विद्युत संकेतों में परिवर्तित करने के बाद ये जो विद्युत संकेत है हमारी श्रवण तंत्रिका द्वारा
मस्तिष्क को भेज दिए जाते हैं और मस्तिष्क इन ध्वनि के रूप में हमारी व्याख्या करता है कि हमने कौन सी ध्वनि सुनी है, और इसके साथ ही हमें पता चल जाता है कि जो ध्वनि हमने सुनी है वो किस तरह की ध्वनि है, और इस तरह से हमारी ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचती है। जैसे अब जो इसमें चित्र दिया डायग्राम दिया हुआ है, इसमें उस डायग्राम से भी हम देख लेते हैं। जैसे बाहरी कण है, कण 3 भागों में बाह्य कण, मध्य कण और अंत्य कण में बटा होता है। जो सबसे भारी है उसे कण प्रेरणा कहते हैं, जिससे एक नलिका गुजरती है जो कि कण जो बाहर से ध्वनि है उसके दाब को बढ़ा देती है। फिर इसके बाद ये 3 जो MIS हड्डियां है इन तक पहुंचती है और ये कंपन को और अधिक बढ़ा देती हैं। तो ये मध्य कण में पहुंच जाती है, फिर ये मध्य कण से कॉक्लिया तक पहुंचती है जो आंतरिक कण का हिस्सा है, और ये आंतरिक कण जो होता है इस जो ध्वनि तरंगों को किस में बदल देता है, विद्युत संकेतों में बदल देता है। ये विद्युत संकेत हमारे श्रवण तंत्रिका तक पहुंच जाते हैं और श्रवण तंत्रिका के द्वारा हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं, और इस तरह से हम पहचान लेते हैं कि हमने कौन सी ध्वनि को सुना है, और इस तरह से हमारा कान है वो काम करता है। तो फ्रेंड्स, हमने देख लिया इसमें पूरा जो साउंड वाला टॉपिक है जो NCERT में अच्छे से समझा रखा है, मैंने उसको आपको अच्छे से समझा दिया कि पूरा टॉपिक आज हमारा पूरा हो गया, जिसमें श्रवण कान के बारे में, ध्वनि में पराध्वनि उपयोग क्या है ध्वनि के, वो सब भी हमने देख लिए। इसकी रेंज क्या होती है वो सब हमने देख लिया। इसके साथ ही हमारा ये श्रवण ध्वनि साउंड ध्वनि वाला टॉपिक पूरा होता है। और तो अब अगला टॉपिक हम लेंगे फिजिक्स का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं विद्युत। ठीक है, तो आपकी इसकी PDF आज आपको टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी, तो आप PDF भी देख सकते हैं, साथ में अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो जहाँ तक कोशिश करूँगी, मेरे पास एक मैसेज आया था कि मैम आप कब तक आपका कोर्स करवा देंगे, तो मैं जनवरी के अंदर अंदर आपको कम्प्लीटली पूरा कोर्स आपका जो भी साइंस कर रहा है उसको कम्प्लीट करा दूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी लोगों को शेयर करो ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।